इतिहास गवाह है, जिसने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ लड़ा है पूरी हिस्ट्री में, उनको आजकल याद किया जाता है और उनको याद रखा जाता है। और जिन जिन लोगों ने जुल्म किया है उनको भी याद रखा जाता है, लेकिन आप जानते हैं किस तरीके से याद रखा जाता है। तो आप देखिए, माइकल एच हर्ट एक किताब लिखता है 100 ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। उसमें माइकल एच हर्ट लिखता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज सक्सेसफुल इन बोथ सेकुलर एज वेल एज द रिलीजियस वर्ल्ड। मतलब दुनियावी हिसाब से भी सक्सेसफुल थे और उसके बाद भी वो सक्सेसफुल रहे। लेकिन इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के नाम लिए गए कि वो सक्सेसफुल रहे इस पूरे वर्ल्ड में। हम जब अच्छे लोगों का मिसाल देना चाहिए तो उस टाइम मिसाल देते हैं हम गांधी का, मिसाल देते हैं सुभाष चंद्र बोस का, जिसने कहा कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन उसने तब नहीं कहा कि सीधे आके उठ के आके उसने बोला इंडियन सिविल सर्विस, जिसको हम आईएएस आज के टाइम पे कहते हैं, आईएएस क्वालिफाई करने के बाद, आज तो इजी है, उतना टफ आईएएस नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता था कि यहाँ से आपको वेस्ट में जाके, इंग्लैंड में जाके एग्जाम देना है, पास करना है। वो एग्जाम पास करने के बाद सुभाष चंद्र बोस उसके बाद उसको रिजाइन करता है और आजाद हिंद फौज एस्टेब्लिश करता है और बगावत करता है उस जुल्म के खिलाफ। और जिन जिन लोगों ने इस जुल्म के खिलाफ लड़ा है उनको याद रखा जाता है। वो ईरान से आयतुल्ला खुमैनी हो, खामनाई हो, उसके अलावा जितने भी लोग, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके अलावा जिन जिन लोगों ने इस सच्चाई के साथ लड़ा है उन लोगों को याद रखा जाता है। भगत सिंह को याद रखा जाता है, आज भी सुखदेव राजगुरु को याद रखा जाता है, आज भी चंद्रशेखर को याद रखा जाता है। आज भी बातें जब की जाती हैं तो उन लोगों की बातें की जाती हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है, कौम के लिए लड़ा है। आज बेगैरतों का, जिन्होंने कौम के साथ गद्दारी की है उनका, और चंद पैसे पे बिकने वालों लोगों का, या चंद थोड़ा सा उनको एमएलए बन गए, एमपी बन गए, उसके बाद कौम के साथ धोखेबाजी करते हैं, कौम को जो वादे किए होते हैं वो भूल जाते हैं। इन लोगों को याद नहीं रखा जाएगा। कौम और लोग सिर्फ उसको याद रखते हैं जो सेक्रीफाइसेस करता है, जो कुर्बानियां देता है। तो आप जानते हैं, बेसिकली कुछ फैक्ट्स हैं, जो सच्चाइयां हैं, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था, इसलिए मैं आपके सामने लाइव आया हूं। बेसिकली मैंने पॉलिटिक्स कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, लेकिन दर्द होता था हमेशा जब गरीब को सताते थे, जब गरीब के साथ जुल्म होता था तो दर्द होता था। मे बी बड़ी लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, और मैंने भी पढ़ाई करके किसी तरह पीजी किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैं आपको यहाँ पे अपना बड़ाई बयान करने नहीं आया हूँ, बस ये कि मेरे एफर्ट्स जो थे, पढ़ाई जब मैं करता था तब भी जुल्म देखता था, बस इस जुल्म के खिलाफ मैं खड़ा होना चाहता था और इस जुल्म के खिलाफ बोलना चाहता था, और हमेशा मेरे अंदर ये होता था। अब कैमरा पे आप शायद मुझे सिर्फ 8 महीने से देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं गरीब के साथ हमेशा खड़ा हुआ। लेकिन कैमरा मैंने अब शुरू किया, कैमरा पहले नहीं होता था। लेकिन इस 8 महीने में जितना मैंने स्ट्रगल देखा, शायद ही किसी की लाइफ में इतना स्ट्रगल आया होगा कि आपके फाइनेंशियली आपको डिसएम्पावर किया जाता है, आपको इमोशनली सप्रेस किया जाता है, आपको हर तरीके से दबाया जाता है। एफआईआर अलग से, इंटरोगेशन रिपोर्ट अलग से, आपको डायरी अलग से बना रहे हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि इस पे पीएसए लगाओ, इसको बंद करो, सिर्फ इसलिए कि मैं हक की बात कर रहा हूँ, इंसाफ की बात कर रहा हूँ, एक गरीब के हक की बात कर रहा हूँ, उसके अधिकार की बात कर रहा हूँ। और इस बात करने के चक्कर में पूरा सप्रेस किया जाता है, पूरा दबाया जाता है। लेकिन इस पूरे स्टोरी में जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें कुछ सच्चाइयां हैं कि जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो पॉलिटिक्स में आने का मुझे वैसे शौक नहीं था। बस कुछ लोगों ने कहा कि इस टाइम पे महराज मलिक अंदर है तो हमें लड़ना चाहिए उसके बाहर निकलने के लिए। और आप जानते हैं, मैं खड़े हुआ, मैंने 8 महीने स्ट्रगल किया, और पूरे 8 महीने इस टाइम पे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कुछ आम आदमी पार्टी से या किसी भी शख्स से, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 8 महीने स्ट्रगल करने के बाद कि गली गली आम आदमी पार्टी का नाम लेके, हर जगह आम आदमी पार्टी जिंदाबाद बोल के, जहां जहां मैं गया लोगों को बताया कि ये हक है, हम हक के साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं, गुड गवर्नेंस देंगे, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, और पता नहीं क्या क्या।
एक गरीब को आश्वासन दिए, जो कि मैं अभी भी उस पर काम कर ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उस पर फिर हट गया, मैं कंटिन्यू अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन 8 महीने के बाद किसी ने ये नहीं बोला कि कम से कम यार आकिब शाह को तो ये बोलें कि तुमने इतने एफर्ट मारे, जब तुम्हारी जुबानें बंद कर दी गई थी, जब तुम्हें डर गए थे, जब तुम जंगलों में छुप गए थे, जब तुम्हारी औकात नहीं थी बोलने की, उस टाइम पे आकिब शाह सड़क पे जाके बोलने लगा। और जब पार्टी में था तो 4 पर्चे लगे, 4 एफआईआर लगे, और एफआईआर जब पार्टी में था ना उससे पहले लगे ना उसके बाद लगे। लेकिन फिर भी किसी ने ये नहीं बोला कि कम से कम ये तो बोलें कि आकिब शाह ने इतना स्ट्रगल किया, डेस्पाइट इसके कि इनको ये लगा कि आकिब शाह पता नहीं आसमान छू रहा है, पता नहीं लोग इसके फैन हो गए, दीवाने हो गए, इसको पार्टी से ही निकाल दो। कल को ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे। इनको खुद का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया। खैर, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं बस आपको ये बता रहा था कि कितने बेवफा लोग होते हैं दुनिया में, कि जिनके लिए आप स्ट्रगल करते हैं वो आपके लिए खड़े नहीं होते। इसके बाद आप जानते हैं रिसेंटली जब तालिब चौधरी को जब जेल की सलाखों के पीछे डाला, मैं उसके लिए भी खड़ा हुआ। मैंने उसके लिए भी बोला, क्यों, जब जहां जहां जुल्म हुआ, सफाई कर्मचारी के साथ जुल्म हुआ, तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ। और 8 महीने में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आकिब शाह पूरा सिस्टम बदल देगा, पूरा रेवोल्यूशनरी बन के ये पूरा सिस्टम को हिला देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम लगता है, वक्त लगता है हर एक चीज को। पब्लिक ट्रस्ट में टाइम लगता है। लोगों को हमेशा धोखा दिया गया, स्पेशली हमारे किश्तवाड़ के लोगों को हमेशा धोखे में रखा गया। और ये धोखे से अगर मैं इनको अब आश्वासन देता हूं कि हमें एक जगह खड़े होना पड़ेगा जहां इस जुल्म के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा, और सच्चाई के साथ। अब मुगल मैदान में बच्चा शहीद हुआ, वहां में खड़ा हुआ। कहीं पे भी जहां पे जुल्म हुआ मैं खड़े हुआ, हमेशा खड़े हुआ। और मैंने कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कभी गलत नहीं किया, ना पर्सनल हुआ। आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी यहां से पर्सनल अटैक नहीं किया, कभी भी किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। आप देखें, जितने भी लोग हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी कुछ लोग हैं, मैंने कभी भी किसी के खिलाफ पर्सनल कभी नहीं लड़ा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, बीजेपी के कुछ लोग हो, बीजेपी के कुछ एमएलएज हो, इनने कोई कसर नहीं छोड़ी कि आकिब शाह को पूरा सप्रेस किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आकिब शाह फिर भी स्टैंड होता है। इनको ये प्रॉब्लम है, इनको ये लगा था कि इसको पूरा दबा देंगे तो ये बात नहीं करेगा। जैसे बाकी लोगों को दबाया तो उसको बातें नहीं करते हैं, बात दबा देते हैं। तो आकिब शाह भी सच्चाई की बात न करें, इसको दबा दें। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन में जो है, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी जिनने मुझे वक्तन फवक्तन, टाइम टू टाइम सपोर्ट किया। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू किश्तवाड़, उनने सपोर्ट किया। और जो सपोर्ट करे तो इसमें क्या है, सपोर्ट करने वालों को बोलना चाहिए सपोर्ट किया। इसके अलावा ARTO किश्तवाड़, जो डोडा इंचार्ज भी हैं अभी, डोडा और किश्तवाड़ के ARTO किश्तवाड़ डोडा, उनने सपोर्ट किया। और मैं ओपनली बताऊंगा, इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस चीज में छुपाना चाहिए। EO किश्तवाड़, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो भी है, आपके पर्सनल कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं उनके साथ, लेकिन ही सपोर्टेड, उनने सपोर्ट किया मुझे। इन 3 लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। इसके बाद DC किश्तवाड़ का मुझे नहीं पता, वो चाहता था कि वो मुझे प्रोवोक करे और मैं उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दूं, और मैं ऐसे बोलूं कि वो मुझे PSA लगाए या कुछ ऐसे उस चीज में फंसा दे। लेकिन जो तू पढ़ाई करके आया, वो पढ़ाई आकिब शाह भी करके आया। अब तू वो एग्जाम पास किया है, यहाँ पे लाखों बच्चे होते हैं जो एग्जाम देते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ काबिल लोग एग्जाम पास करते हैं, ऐसा भी होता है काबिल लोग बाहर भी होते हैं, और जो उतने काबिल नहीं होते वो पास कर देते हैं। अब जो सिविल सर्विस का तैयारी करते होंगे, इनमें से बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त सिविल सर्विस का तैयारी करते होंगे, उनको पता होगा कि जरूरी नहीं है कि बहुत काबिल बच्चे ही इसको पास करते हैं। तो DC अगर केस क्वालिफाई किया है तो मैंने भी 5 साल रगड़ के केस का तैयारी किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं सीधे उठ के कहीं से आया। बाकी ये रहा कि अब ये मेरी पर्सनल लड़ाई है, मैं इसको पब्लिक में तो लाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मुद्दा था, पर्सनल मेरा सर्विस स्टेशन है, तो इसको पब्लिक में और मुझे पब्लिक में इसको लाना नहीं चाहा था। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं किसी और के लिए लड़ता हूं, अगर किसी और के लिए खड़ा होता हूं, लड़ता हूं, तो मैं अपने लिए भी लड़ सकता हूं। और
इसी तर्ज से, जैसे जिस तर्ज से मैं लड़ रहा हूं, तो मुझे लगता है हर एक बंदे को इसी तर्ज से खड़ा होना चाहिए और लड़ना चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार है लड़ना और आपको लड़ना चाहिए। और हर एक इंसान को लड़ना चाहिए, क्योंकि लड़ने वाले का ही नाम रखा जाएगा, नाम लिया जाएगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इन लोगों का नाम याद रखा जाएगा हमारे इंडियन हिस्ट्री में, ना कि हिटलर का, ना कि इन आरएसएस के लोगों का, जिन्होंने माफिया मांगी है, ब्रिटिश सरकार से माफिया मांगी है। और 70 साल इन्होंने झंडा नहीं चढ़ाया अपने आरएसएस के नागपुर के बिल्डिंग पे। इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया नेशनल फ्लैग, जो नेशनल फ्लैग हमारा था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और पूरा ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेजों के साथ मिलके होते थे, माफिया मांगते हैं, माफी नामे भेजे। और यही भाजपा के लोग, यही आरएसएस के लोग आज बोलेंगे कि जनाब आज हम हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्रवादी देखना है तो राष्ट्रवादी आप मौलाना आजाद को देखो। राष्ट्रवादी देखना है, हमने बाई कंसेंट, बाई चॉइस हिंदुस्तान को एक्सेप्ट किया है, बाई चॉइस हम यहाँ पे रहे हैं। और आप मुझे बताएं, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं अगर हैं, अगर आप, सरकार खुद वादे करती है, दावे करती है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप मोदी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। अगर मिशन युवा मोदी का है, अगर जो सरकारी स्कीम है जितनी भी है, अगर मोदी खुद दे रहा है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खुद करवाना चाहता है, खुद कहता है कि नौजवानों को और अनएम्प्लॉयड को, अनएम्प्लॉयमेंट तो इनने खुद बढ़ा दी, बेरोजगारी इनने खुद बढ़ा दी। और अगर ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें अगर मोदी खुद करवा रहा है, खुद बोल रहा है कि जनाब इन नौजवानों को पैसा दो और ये लोन दो, और लोन देने के बाद इनको स्टैंड करवाओ, लेकिन आज जब लोन दिया जाता है, पहले तो जूते कट जाते हैं एक गरीब आदमी के लोन लेते लेते, और जब लोन मिला, फॉर्मेलिटीज इतनी है कि साल लग जाता है। साल फॉर्मेलिटी लगने के बाद फिर कभी गारंटर मांगते हैं, कभी कुछ और उसके बाद अगर बिजनेस खोलते हैं, तो बिजनेस खोलते समय क्या बैंक को नहीं पता होता है कि क्या ये फॉर्मेलिटीज जो ये बैंक ये खोल रहा है, सेटअप खोल रहा है, कल को यहाँ का डीसी आके या कोई तहसीलदार आके इसको बंद कर देगा? क्या उनको ये, बैंक को ये पता नहीं होता? अगर बैंक को ये पता था कि आकिब शाह के पास पूरा फॉर्मेलिटी नहीं है, तो वो उसी टाइम लोन नहीं देते, और मैं भी समझ लेता कि मुझे भी जरूरत नहीं है लोन। और अगर बैंक अब लोन दे रहा है, अगर बैंक ने लोन इशू किया है, तो डीसी को कोई आपत्ति है? मैं कल भी तहसीलदार से कह रहा था, ईओ साहब से कह रहा था, बहुत कोऑपरेटिव लोग थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत कोऑपरेशन दिखाया। और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी, और मैं JNK पुलिस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत कोऑपरेटिव रहे मेरे साथ। क्यों? क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि आकिब शाह सच्चा है, सच्चाई के साथ है। जब मेरे पास सारी एनओसीज है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सारी हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होने के बाद भी आपको क्या चाहिए? जब मैं डीसी को फोन कर रहा हूँ, डीसी ने ब्लॉक कर दिया नंबर। और जब मैंने कंट्रोल रूम में कहा, तो कंट्रोल रूम ने कहा कि हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर मैं इनसे ये कह रहा हूं कि अगर जो भी डॉक्यूमेंट चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं, आपको क्या चाहिए? और आप मुझे बताओ, क्या ये किश्तवाड़ का एक ही इलीगल बिजनेस है, किश्तवाड़ का आकिब शाह के पास, जिसको बंद करने के लिए पूरा तंत्र मंत्र आजमाया जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम, शुक्रिया परवेज, और काफी लोग इसमें थे, इरफान भाई शुक्रिया, और भी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि फ़इन्नमल उसरि युस्रा, इन्नमल उसरि युस्रा, कि हर एक तंग दस्ती के बाद, हर एक प्रॉब्लम के बाद आसानी होती है, हर मुश्किल के बाद आसानी। तो इंशाल्लाह आसानी होगी। बस मैं सिर्फ, जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन भी किया था, या पॉलिटिकल एक्टिविज्म करता भी हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप पॉलिटिकली एजुकेट हों। जैसे मैं लड़ता हूँ, अगर कहीं पे भी जुल्म होता है तो मैं खड़े होता हूँ, वो किसी के साथ भी हो, तो मैं खड़े होता हूँ। इंसानियत का स्लोगन देके, इंसानियत की बात करके मैं खड़े होता हूँ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबको इंसानियत के साथ खड़ा होना चाहिए। कल को तो ऐसा हुआ कि कोई, हम मर जाएंगे तो हमारा तो जनाजा भी कोई नहीं पड़ेगा। अगर जिस हिसाब से आज नफसी का आलम है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का कम से कम सोचना चाहिए कि अगर आपके मोहल्ले में या आपके एरिया में किसी को प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको हेल्प करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। लेकिन आप देखिए इस टाइम पे, जिस टाइम पे भाजपा हुकूमत कर रही है, भाजपा यहाँ पे सरकार चला रही है, वादे करती है करप्शन फ्री गवर्नमेंट होगा, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पब्लिक फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन होगा, लेकिन कहाँ है? ऑन ग्राउंड तो कुछ दिखता नहीं है। परवेज वालेकुम सलाम। तो
आप देखिए कि किस तरीके से एक गरीब आदमी जब बात करता है पूरा नेशनल लेवल पे मोदी के खिलाफ जो भी बोलता है सबको कभी ईडी भेजता है, आपने तो देखा होगा, ईडी भेजता है, कभी सीबीआई भेजता है, कभी सीआईडी भेजता है, कभी कुछ और भेजता है। वैसे हमारे किश्तवाड़ में जो भी इनके खिलाफ बोलता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा इस्तेमाल किया जाता है उसको सप्रेस करने में। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी मुलाजिम है, वो तो बात बेचारे कर नहीं सकते हैं। फिर जो गरीब है बेचारे, उनके पास एरियाज में नेटवर्क नहीं है, उन एरियाज में फोन कनेक्टिविटी नहीं है। अब बहुत सारे जो लोग हैं जिन तक मेरी बात ये पहुंचती नहीं है, क्योंकि मैं वीडियोस के थ्रू ही आपको ये सारी चीजें आप तक पहुंचाता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इतनी सारी आपके लिए एक सवाल है, जितनी भी पब्लिक जनता ये वीडियो देखेगी उस सबके लिए एक सवाल है कि क्या किश्तवाड़ में मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता है? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, मीडिया है, इम्पार्शियलिटी होना चाहिए था। आप मुझे बताओ, क्या पूरे किश्तवाड़ में कोई मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता है कि कम से कम आकिब शाह से पूछे कि क्या हो रहा है, क्या मसला चल रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सवाल आपसे ही पूछना चाहता हूं कि मीडिया, किश्तवाड़ का जो मीडिया है वो कहाँ पे है? शायद मीडिया के ये लोग ये सवाल का जवाब शायद अच्छे से दे पाए। वालेकुम सलाम लतीफ भाई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इतना टाइम हुआ, चलो ठीक है, अभी ये इशू है, इससे पहले भी कहीं इशू है, लेकिन मीडिया का प्रेजेंस कभी नहीं देखा मैंने। लेकिन वजह क्या है मुझे नहीं पता है। विद एक्सेप्शन कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जो है मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन मेजोरिटी मीडिया 99% मीडिया मुझे तो दिखता नहीं है कि वो कभी बोले कि प्रॉब्लम क्या हुआ। ठीक है, आगे पीछे मुझे बाइट नहीं चाहिए, आगे पीछे मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझे पॉपुलर बना दो, आप मुझे स्टार बना दो किश्तवाड़ का, मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं चाहिए, ये सारी चीजें नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे व्यूज चाहिए, या मुझे तो ये व्यूज श्यूज ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ना आता है समझ। मैं बस एक आम आदमी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जनाब सच्चाई ये है। फिर आप जहां जाना चाहें, जिसको आप वोट करना चाहें, जिसके साथ खड़े होना चाहें, आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि ये जो जालिम लोग हैं, ये जो दलाली करने वाले लोग हैं, जो माफिया है, इस माफिया के साथ खड़े मत हो। क्योंकि माफिया ने अपने दलाल आगे रखे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना आज भी गरीब को नहीं मिल रहा है, आज भी गरीब को घर काटा जाता है, आज भी गरीब को स्किल्ड का पैसा नहीं मिलता है, आज भी गरीब को इसका मटेरियल नहीं मिलता। चेक करवाए ना, सीबीआई चेक करे, विजिलेंस चेक करे, सीआईडी चेक करे कि कितने लोगों किस लोग को स्किल्ड का पैसा डाला गया आज तक। सब पानी का पानी, दूध का दूध, सब सामने दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट सब दिखेगा कि किस तरीके से गरीब के साथ धांधली की है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना चेक करें, किन किन लोगों को दिया जा रहा है। मैं पीछे नहीं जाऊंगा, आज 2-4 साल 5 साल देखिए किन किन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, किन किन लोगों को गरीबियों को घर दिए। वालेकुम सलाम शाहनवाज, और जितने भी सलाम भेजे हैं सबको वालेकुम सलाम। तो क्यों नहीं है एंटी करप्शन ब्यूरो? अगर पूरे जम्मू कश्मीर में दिखती है तो हमारे चनावली में एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं ठीक हूं, शुक्रिया शाहनवाज भाई। तो एंटी करप्शन ब्यूरो आप देखते हैं कि हमने इस मुलाजिम को पकड़ा, उस मुलाजिम को पकड़ा। हमारे चनावली में आपने देखा कभी किसको पकड़ा, किसको नहीं पकड़ा? यहाँ पे क्यों नहीं है? मैंने इतनी कंप्लेंट्स फाइल की हैं, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माफिया, और ये माफिया मिक्स यहाँ पे पार्टी के नाम पे सिर्फ लड़ाया जाता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि किस पार्टी में जाओ, आप जिस पार्टी में हैं आप उस पार्टी में रहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मजबूरी होती है कि भाजपा को ज्वाइन करें, क्योंकि उनको यहाँ प्रोजेक्ट में लगना होता है। और आप जानते हैं सुनील शर्मा के अलावा, यहाँ के एमएलए के अलावा, किसी का बीजेपी के अलावा किसी का पर नहीं, कोई पर नहीं हिला सकता है। एक साइन, किसका साइन लगता है और वहां पे मुलाजमत लगती है, आप सब जानते हैं। और ये मजबूरी बहुत सारे लोगों को है, और जो जिस पार्टी में है मुझे कोई फर्क नहीं, आप जिस पार्टी में उस पार्टी में रहिए। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने एक गरीब को हमेशा दबाया है खुद के बिजनेस के लिए। बिल्कुल अकरम, बिल्कुल, वालेकुम सलाम शेब। तो इन्होंने ये जितना भी माफिया है, ये जितना भी यहाँ का माफिया है, जितने भी यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी एक्स पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मेजोरिटी पॉलिटिकल लीडर्स, मेजोरिटी एमएलए, मेजोरिटी एमपीज, वो यहाँ का माफिया है, वो यहाँ के ठेकेदार हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि मैं ठेकेदारी का कार्ड बना के और ठेका ले सकता हूँ? लेकिन अगर मैं ठेकेदारी करूंगा, मुझे पता है
कि मैं कंप्रोमाइज करूंगा अपने गरीब लोग के साथ। अगर मैं जल शक्ति का काम लूंगा तो जल शक्ति के एक्सएम को ये नहीं बोल सकता हूँ कि तू चोर है। क्यों? क्योंकि मेरी बिल वहां पे फंसी होगी। आप देखो जल शक्ति के जितने भी एमएलए हैं, या तो इनके ठेके चल रहे हैं, या तो पीएमजीएसवाई में, आरएंडबी में, और बड़े बड़े जगहों पे हर डिपार्टमेंट इनके ठेके चल रहे हैं। तो इसीलिए तो किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ बोल नहीं पाते। अगर किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो इनकी बिलें रुक जाएंगी। लेकिन आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये नहीं समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से वोट लिए जाते हैं। लास्ट पे भाजपा क्या करती है आप सब जानते हैं। भाजपा लास्ट पे कम्युनलिज्म, हिंदू मुस्लिम करा के फिर वोट लेती है। उसी तरीके से कई गाँव में जहाँ पे बहुत बैकवर्डनेस है वहां पे लोगों को खरीदा जाता है, और इसलिए वहां के स्कूल्स, आप जब वोट बेच दिए हैं, आप अपना जो आपका अधिकार था वो आप बेच चुके हैं। अब आप नहीं बोल सकते हैं कि एमएलए को या एमपी को कि मुझे एक अच्छा स्कूल चाहिए। अब आप एमएलए एमपी को नहीं बोल सकते कि अस्पताल चाहिए। भाई बस सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल शेब। तो आप एमएलए एमपी से ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे दी। और मुझे लगता है एक एमएलए का काम होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह के कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करे। अब आप मुझे बताओ, बड़े अफसोस की बात है कि मुझे अगर रामबन से फोन आता है, डोडा से फोन आता है, भद्रवा से फोन आता है, मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत बड़ा बॉस हूं या बहुत बड़ा एमएलए हूं या पता नहीं क्या हूं कि मेरी सारे सुनते हैं। लेकिन आज भी मुझे बहुत सारे फोन आते हैं कि जहां पे एमएलए को रहना चाहिए, एमएलए जहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी उठता है वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहना चाहिए। पब्लिक को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल में प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, बाकी जगहों पे प्रॉब्लम है। लेकिन एमएलए बनने के बाद लोग यहाँ जम्मू या श्रीनगर शिफ्ट होते हैं क्योंकि सेक्रेटेरिएट वहां पे। लेकिन सेक्रेटेरिएट में जाके क्या पॉलिसी मेकिंग हो रहा है और ग्राउंड में क्या पॉलिसी मेकिंग हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं हम लोगों को आज भी सच्चाई के नाम पे, गरीब के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा। आज भी गरीब के लिए कोई खड़ा नहीं होता। आज तो यहाँ पे मैं पॉलिटिकल लीडर हूं, मैं देखता हूं कि जब आपको सप्रेस करते हैं तो दूसरे लोग खुश हो जाते हैं कि भाई अच्छा हो गया इसके साथ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो मेरे साथ खड़े होते हैं उनको फोन करते हैं कि आप इसके साथ खड़े क्यों हो गए। लेकिन मुझे पता है कुछ आपके चंद दोस्त और साथ में कुछ गरीब लोग वही आपके साथ खड़े होते हैं। एक गरीब जिसके लिए मैं खड़ा हो गया वो हमेशा दिल में याद रखेगा। वो मरने के बाद भी शायद खुदा से गुहार लगाएगा कि आकिब शाह है और इसने मेरा काम किया है। सिर्फ गरीब के अंदर ये दर्द रहता है कि गरीब बोलेगा, जिसके साथ जुल्म होता होगा, मजलूम होगा, वो कहेगा कि आकिब शाह है, इसके साथ सच में जुल्म हो रहा है। बाकी किसी और को ये फर्क नहीं पड़ता है कि आकिब शाह के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें सोच बदलने की जरूरत है। आज हम बिजी हो गए हैं, मसरूफ हो गए हैं। कोई दुकानदारी में मसरूफ है, कोई जॉब करने में मसरूफ है, कोई किसी और जगह मसरूफ है, कोई लूटने में मसरूफ है, कोई दलाली करने में मसरूफ है। लेकिन सच्चाई के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। सबको टेंशन पड़ी है कि बस पैसा कमाया जाए। मैं कहता हूँ इस टाइम पे सर्विस स्टेशन बंद किया गया, मेरा सोर्स ऑफ इनकम को खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा मुत्तकी इंसान हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो यकीन है कि राजिक बस एक है, मोदी राजिक नहीं है। रिस्क देने वाला खुदा है, ना कि मोदी, ना कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। रब ने लिखा है, जब रब ने देना होगा तो रब देगा, खुदा देगा, राजिक वही है और देने वाला वही है। मिर्जा गालिब जब ईद थी तो ईद के पहले दिन शराब की बोतलें घर लेके आए, तो उनकी वाइफ उमरा, उनने पूछा कि कल तो ईद है और आप शराब की बोतलें लेके आए हैं, खाने के लिए तो कुछ लाया नहीं है आपने, मीट नहीं लाया आपने, चावल नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। तो मिर्जा गालिब का यकीन और भरोसा देखो कितना है खुदा पे। कहते हैं कि खाने का वादा तो खुदा ने किया है, पीने का नहीं किया। तो पीने का नहीं किया तो इसलिए मैं लेके आया हूँ, बाकी खाने का वादा किया है। तो बेसिकली ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके सामने बोलना चाहता था। ये जो फैक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके सामने बोलने थे। इसलिए जितने भी सलाम भेज रहे थे सबको वालेकुम सलाम। फिर से इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए सलाम।